एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ एक बेहद प्रभावशाली, खूबसूरत और अमीर महिला खड़ी है। और उनके साथ है एक क्रूर, ताकतवर गवर्नर जिसके एक इशारे पर पूरी सेना नाचती है। हाँ, और इनके ठीक सामने इनके विरोध में एक ऐसा इंसान खड़ा है जो बिल्कुल नंगे पैर है, गरीब है और दुबला पतला सा है। एकदम सही। मतलब देखने में तो ये लगता है कि ये कोई मुकाबला ही नहीं है ना? लेकिन जब सत्ता और गुरूर का ये विशाल पहाड़ उस गरीब आदमी की सरलता और सच्चाई से टकराता है, तो जो होता है वो सच में सोच को झकझोर देता है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी टकराव पर बात करने वाले हैं। हाँ, पर उस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर। आज हम मुंशी प्रेमचंद की किताब मनसारोवर भाग 3 की एक बेहद शक्तिशाली कहानी, जिसका नाम है विश्वास, उस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और ये कहानी किसी आम सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष के बारे में नहीं है। ये असल में मानव मन की गहराइयों और सच्चाई की उस ताकत का चित्र पेश करती है जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है। राइट। और आज हमारा मेन मकसद यही समझना है कि कैसे कट्टर मतभेद और सत्ता का इतना बड़ा अहंकार एक इंसान की करुणा और उसकी वल्नरेबिलिटी के आगे घुटने टेक देता है। मतलब सच में विश्वास पैदा कैसे होता है। तो इस पूरी कश्मकश को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस माहौल में जाना होगा जहां से ये कहानी शुरू होती है। बॉम्बे शहर का एक ऐसा दृश्य है जो अपने आप में पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा व्यंग है। बॉम्बे का वो महल है ना, मिस जोशी का महल। एग्जैक्टली। मिस जोशी, जिन्हें शहर के सभ्य समाज की एक अहम कड़ी माना जाता है। वैसे तो वो एक कन्या पाठशाला की अध्यापिका हैं, पर उनका रुतबा किसी महारानी से कम नहीं है। उनके उस शानदार महल में शहर के बड़े बड़े रईस, अधिकारी और खुद गवर्नर मिस्टर जोहरी बैठे हुए हैं। और वहां मऊओं और शराब की महफिल सजी है। एक तरफ इटली और स्पेन की महंगी शराब बह रही है। हाँ, और दूसरी तरफ देखिए तो महल के ठीक सामने वाले मैदान में एक आम जनता खड़ी है। वो जनता जो अनाज पर लगे नए टैक्स के विरोध में भूखी प्यासी वहां इकट्ठा हुई है। ये विरोधाभास सच में बहुत डरावना है। अंदर आयशो आराम और बाहर वो किसान जो धरती का सीना चीरकर अनाज उगाते हैं, वही दाने दाने को मोहताज हैं। सही बात है। और बरामदे में बैठे अधिकारी उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे वो लोग कीड़े मकोड़े हों। मैदान में पुलिस अपने घोड़े दौड़ा रही है लोगों को डराने के लिए। ये तो सत्ता की संविधानहीनता की हद है। और ठीक इसी पॉइंट पर हमारे मुख्य पात्र महाशय आप्ते की एंट्री होती है। एक किराए के तांगे से एक 30-35 साल का दुबला पतला आदमी उतरता है, जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं, बाल पकने लगे हैं और जिस्म पर सिर्फ एक खुरदरा सफेद कुर्ता है। पैरों में जूते तक नहीं है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो आदमी भीड़ के सामने आता है, वो पूरी की पूरी बेकाबू भीड़ अचानक शांत हो जाती है। हाँ, लोग उनके पैरों पर गिरने लगते हैं। मतलब प्रशासन के लिए ये आदमी एक बहुत बड़ी पहेली है। देखने में इतना कमजोर कि कोई एक धक्का दे तो गिर जाए। पर इन बड़े अधिकारियों की रातों की नींद उसे नंगे पैर वाले आदमी ने उड़ा रखी है ना? बिल्कुल उड़ा रखी है, क्योंकि उस एक निहत्थे आदमी के अंदर एक ऐसी अदृश्य ताकत है कि वो चाहे तो अपने एक इशारे पर शहर की सारी मिलें बंद करवा सकता है। वाह! और इस ताकत के लिए उसे किसी बंदूक की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं तो आप्ते की छवि एक छोटी सी चिंगारी की तरह है जो पूरे जंगल को राख कर सकती है। सही कहा। ब्रिटिश सरकार और स्थानीय प्रशासन उनसे हथियारों से लैस सेना से भी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि सेना एक फिजिकल चीज से लड़ सकती है, पर एक निष्कलंक आत्मा और अडिग सत्य से आप कैसे लड़ेंगे? वही तो। प्रशासन आप्ते के शरीर से नहीं डरता था, वो उस नग्न सच्चाई से डरते थे जो आप्ते उन्हें हर रोज आईने की तरह दिखा रहा था। और उस दिन मैदान में जब आप्ते मंच पर खड़े होते हैं तो वो आईना थोड़ा और तीखा हो जाता है।
वैसे तो आपते हमेशा अहिंसा की बात करते थे, पर जब उनकी नज़र मिस जोशी के बरामदे पर पड़ती है, जहां वो लोग ऐश कर रहे थे। हाँ, जब वो उस ऐशो इशरत को देखते हैं तो उनके अंदर का आक्रोश बिल्कुल उबल पड़ता है। उनका संयम टूट जाता है और वो बादल की तरह गरजते हैं। और उनका वो भाषण सीधे सत्ता के मुंह पर एक तमाचा होता है। वो भीड़ से कहते हैं कि तुम जो इस देश के असली मालिक हो, तुम भूखे मर रहे हो, और जिन्हें तुमने अपना सेवक बनाया है वो तुम्हारी खून पसीने की कमाई पर अय्याशी कर रहे हैं। खा रही हैं। वहाँ अध्यापिका का पवित्र रूप धारण करने वाली महिलाएं वैश्याओं की तरह आमोद प्रमोद में चूर हैं। बाप रे, ये तो सच में किसी को भी तिलमिला देने वाला बयान था। और जाहिर है एक आम राजनीतिक भाषण से आगे बढ़कर ये सीधे उनके अहंकार पर वार था। बिल्कुल, और इसका असर तुरंत दिखता है। मिस्टर जौहरी जो गवर्नर है वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि भीड़ को छोड़ दो, सिर्फ आपते को गिरफ्तार करो। क्योंकि वो जानते थे कि असली खतरा भीड़ नहीं है, असली खतरा वो विचार है जो इस आदमी के दिमाग से निकल रहा है। सही पकड़ा आपने। और गिरफ्तारी के बाद सत्ता का जो असली और खौफनाक खेल शुरू होता है वो यहाँ से दिखता है। मिस्टर जौहरी का प्लान एकदम सीधा है। आपते पर राजद्रोह का मुकदमा चलाओ और उसे 10 साल के लिए काले पानी भेज दो, अंडमान की जेल में, राइट, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। हाँ, फिजिकल फोर्स का सबसे आसान तरीका यही है कि विरोधी को फिजिकली हटा दो। राइट। पर यहीं पर मिस जोशी एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक चाल चलती हैं। और वो चाल सच में फिजिकल फोर्स से ज्यादा खतरनाक थी। मिस जोशी जौहरी को समझाती हैं कि अगर इसे जेल भेजा गया तो ये रातों रात एक देवता बन जाएगा, एक शहीद बन जाएगा। एग्जैक्टली। एक शहीद के विचार को आप कभी मार नहीं सकते। जेल की दीवारें उसकी आवाज को दबा नहीं पाएंगी, बल्कि और बड़ा बना देंगी। तो मिस जोशी प्लान बनाती हैं कैरेक्टर असैसिनेशन का, यानी चरित्र हत्या। वो कहती हैं कि इसे जेल मत भेजो, इसे छोड़ दो और मैं इसे जनता की नजरों में एक पखंडी और राक्षस साबित करूंगी। वो वादा करती हैं कि वो आपते की ऐसी सच्चाई बाहर लाएंगी कि दुनिया खुद उस पे थूकेगी। सत्ता का ये रूप सच में सबसे क्रूर होता है, जहां इंसान की साख को मारा जाता है। और इसी प्लान के तहत आपटे को आजाद कर दिया जाता है। अगले दिन मिस जोशी भेष बदलकर अपने सारे गहने उतारकर आपटे के घर पहुंचती हैं। जो कि कोई घर नहीं था, एक लोहार के परिवार के साथ एक धुएं से भरी हुई छोटी सी झोपड़ी नुमा कोठरी थी। हाँ, और मिस जोशी का इरादा वहां जाकर आपटे को जलील करने का था। कोठरी में घुसते ही वो उस पर भड़क जाती हैं कि तुमने मुझ जैसी अबला नारी पर झूठे और नीच आरोप लगाए। उनका गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर था। पर अब यहाँ पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर की समझ को चैलेंज करता है। वही तो मैं सोच रहा था। एक ऐसा निडर आदमी जो कल तक भरी सभा में गवर्नर की आंखों में आंखें डालकर ललकार रहा था, जब एक महिला उस पर गुस्सा करती है तो वो अपना बचाव क्यों नहीं करता? मतलब वो इतनी जल्दी माफी क्यों मांगने लगता है? यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मिस जोशी क्या सोचकर वहां गई थी? यही कि एक विरोधी है तो बदतमीज होगा, गुस्से में जवाब देगा। एग्जैक्टली। वो एक वायलेंट रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, पर सामने वाला इंसान एक देवदूत की तरह विनम्र निकलता है। अपटे उनसे कहता है कि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, पर जिस औरत ने उसे पाला उसके प्यार की वजह से वो हर महिला को देवियों की तरह पूछता है। और ये कोई ड्रामाबाजी नहीं थी, वो सच में शर्मिंदा था। वो यहां तक कह देता है कि मैं कल ही अखबार में माफीनामा छपवाऊंगा। एक इंसान जो सरकार से नहीं डरा, वो अपनी एक नैतिक भूल पर कांप उठता है। यही वो पल था जब मिस जोशी का पूरा दिमाग घूम जाता है। उनका अब तक का अनुभव ऐसे मर्दों के साथ था जो बाहर से मीठी बातें करते थे पर अंदर से कपटी थे। और सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी बातों में पूरे निष्कलंक सच की गूंज थी। लेकिन मुझे लगता है कहानी का सबसे बड़ा शौक तो इसके बाद आता है। आपने देखता है कि सिर्फ माफी मांगने से मिस जोशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हाँ, तो वो कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने जीवन का सबसे काला, सबसे घिनौना सच उनके सामने खोलकर रख देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं एक अनाथ था, मोची का काम किया, भीख मांगी, मजबूरी में चोरी की, लोगों को धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात वो बताता है कि वो नासिक जेल से भागा हुआ एक अपराधी है जिसका असली नाम दामोदर मोदी है, और सरकार ने उस पर 500 रुपए का इनाम रखा है। अब सोचिए इस खुलासे के पीछे क्या दिमाग रहा होगा। आपते किसी मजबूरी में तो बता नहीं रहा था,
उसने खुद ही अपना वो महानता का चोला नोचकर फेंक दिया। देखिए, वो जानबूझकर अपने आप को मिस जोशी के सामने नीच और छोटा साबित करना चाहता था, ताकि उनका यानी एक महिला का अहंकार संतुष्ट हो सके। उसने अपनी पूरी आत्मा उनके सामने नंगी कर दी। जिसे हम रैडिकल ऑनेस्टी कहते हैं। जब सामने वाला अपने आप ही हथियार डाल दे और कहे कि हाँ मैं बुरा हूं, मुझे सजा दो, तो आपका सारा गुस्सा वैसे ही हवा हो जाता है। सही बात है, और मिस जोशी के साथ यही हुआ। बल्कि जब वो कहती हैं कि मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी, तो उस गरीब लोहार का छोटा सा बच्चा एक डंडा लेकर आपते के आगे खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। अरे वाह, ये तो एक बहुत प्यारा सिंबलिज्म है कि असली इज्जत कुर्सी से नहीं, प्यार से मिलती है। बिल्कुल, और इस निहत्थेपन का मिस जोशी पर एक ब्लास्ट जैसा असर होता है। उनके सारे डिफेंस मैकेनिज्म टूट जाते हैं, वो रो पड़ती हैं। जिस आदमी को वो खत्म करने आई थी, उसके सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती हैं। क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि आपते ने मैदान में जो भी कहा था वो सच था। वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने सच को देखना ही बंद कर दिया था। और इसी पॉइंट से शुरू होता है मिस जोशी का हृदय परिवर्तन। अगले ही दिन वो अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखती हैं, जिसमें शहर के सारे अमीर लोग, एडिटर, अधिकारी और खुद जोहरी शामिल होते हैं। सब इस इंतजार में बैठे हैं कि आज मिस जोशी आपते को सबके सामने बेइज्जत करेंगी। जोहरी तो अपने मन में जीत का जश्न मना रहा था कि चलो मिस जोशी ने अपने जाल में उसको फंसा लिया। लेकिन जब आपते पार्टी में आता है तो पूरे कमरे की एनर्जी ही बदल जाती है। हाँ, क्योंकि वो किसी डरे हुए अपराधी की तरह नहीं आता। वो एक छोटे बच्चे की उंगली पकड़े एक बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य आदमी की तरह एंटर करता है। लोग उस पे ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर वो बुरा नहीं मानता। वो हर उस तीखे सवाल का जवाब इतनी शिष्टता से देता है कि मजाक उड़ाने वाले खुद वहां पर बेवकूफ लगने लगते हैं। और इसके बाद आता है वो क्लाइमैक्स सीन जो सच में इन पैसों वालों के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा था। मिस जोशी अपने कमरे से बाहर आती हैं और सब लोग उन्हें देखकर सन्न रह जाते हैं। अगर इस दृश्य की गहराई में जाएं तो ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं थी। मिस जोशी ने अपने जिस्म से वो सारे महंगे रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात हटा दिए थे। वो एकदम साधारण सी खुरदरी सूती साड़ी पहनकर उस पार्टी में आती हैं, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा पर पड़ी जंजीरों को तोड़ दिया हो। एग्जैक्टली। और वो सबके सामने बिना किसी डर के कहती हैं कि हाँ, आपते ने डकैतियां की हैं, पर दौलत की नहीं, दुख और दरिद्रता की। उसने हत्याएं की हैं, पर इंसानों की नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय की। और उसके बाद वो सबके सामने घुटनों पर गिर जाती हैं। वो कहती हैं कि आपते ने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरा अहंकार तोड़ दिया है, और अब मैं उनके चरणों में रहना चाहती हूँ। ये मिस जोशी की हार नहीं थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका पैसा और रुतबा उन्हें कैद किए हुए था। आपते की उस सच्चाई ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। पर देखिए, सिस्टम इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। जब जोहरी देखता है कि वो साइकोलॉजिकली हार चुका है, तो वो वापस अपने सस्ते हथियार पर आ जाता है, पुलिस और ताकत। हाँ, एक हफ्ते बाद जोहरी जल भुनकर आपते को दोबारा अरेस्ट करवा देता है। उस पर 4 बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं। जोहरी को लगता है कि इसको रास्ते से हटाऊंगा तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन रात के 9 बजे मिस जोशी खुद जोहरी के कमरे में पहुंच जाती हैं। एक पल को तो जोहरी को लगता है कि शायद वो हार मानकर वापस आ गई है। और जब जोहरी अहंकार में कहता है कि मुझे परवाह नहीं आपटे जेल में सड़े, तो मिस जोशी अपने सीने से एक पिस्टल निकालती हैं। वो जोहरी पर पिस्टल तानकर कहती हैं कि या तो आपटे आज़ाद होगा, या फिर पहले तुम्हारी लाश गिरेगी और फिर मेरी। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट है कहानी का। पर यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब देखें ना, मिस्टर जोहरी एक ब्रिटिश प्रोविंस का क्रूर गवर्नर है। उसने हजारों क्रांतिकारी देखे होंगे। सिर्फ एक महिला की पिस्टल देखकर वो डर जाए और आपटे को छोड़ दे, क्या ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल नेचुरल है, पर हमें समझना होगा कि जोहरी उस पिस्टल से नहीं डरा था। सत्ता जो होती है ना, वो डर पर काम करती है। वो दूसरों में खौफ पैदा करती है। तो यहाँ क्या हुआ? जब जोहरी मिस जोशी की आंखों में देखता है तो वहां उसको कोई खौफ नहीं दिखता। उसे लगता है कि ये औरत सच में मौत से ऊपर उठ चुकी है। जब सामने वाला
मौत या बदनामी से डरना बंद कर दें तो आपकी पूरी पावर 0 हो जाती है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जौहरी को पता चल जाता है कि वो आपते को जेल भेज सकता है, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर आपते ने उसको हरा दिया है। यानी बात सिर्फ जान बचाने की थी ही नहीं। जौहरी को ये एहसास हो गया था कि आपते ने उसके सामने एक इंसान की आत्मा को बदल कर रख दिया है, जो काम जौहरी अपने पैसे और पावर से नहीं कर पाया। बिल्कुल, जौहरी खुद मान लेता है कि इतने निस्वार्थ प्रेम में ही ऐसा साहस आ सकता है। एक सच्चा और ईमानदार इंसान किसी की भी मरी हुई आत्मा को जगा सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो जौहरी को माननी ही पड़ी। तो इस डीप डाइव के आखिर में हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? मुंशी प्रेमचंद का ये विश्वास हमें साफ साफ सिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत पैसों या रुतबे में नहीं होती। असली ताकत आती है अपनी कमजोरियों को बिना किसी डर या शर्म के अपनाने में। जब एक इंसान पूरे सत्य के रास्ते पर निकल पड़ता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। और आज के टाइम पर तो ये और भी जरूरी है ना? हम सब आजकल समाज में खुद को स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल दिखाने के लिए कितने नकली मुखौटे पहनते हैं। बिल्कुल, हम अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेते हैं, पर कहानी सिखाती है कि जब हम उन दीवारों को गिराते हैं, पूरे ईमानदार बनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। शुरुआत में हमने जिस दृश्य की बात की थी, एक तरफ मखमल पर बैठा गवर्नर और दूसरी तरफ नंगे पैर वाला गरीब आदमी, आखिर में उस नंगे पैर वाले इंसान ने अपनी सिर्फ एक सच्चाई से पूरी व्यवस्था को हिला दिया। सच की आग को किसी चिंगारी की जरूरत नहीं होती। सही बात है। सच अपने आप में मुकम्मल होता है और झूठ के हर पर्दे को जला देता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले एक बात पर जरूर गौर करें। हमने देखा कि एक सच्चाई ने सत्ता को झुका दिया, लेकिन क्या यह जीत हमेशा के लिए थी? क्या आपटे के छूटने से उस भूखी जनता का टैक्स माफ हो गया? वही ना, या फिर सत्ता ने सिर्फ 2 कदम पीछे हटाए ताकि कल एक नया मुखौटा पहनकर वापस आ सके। एक सच्चा इंसान भले ही आत्माओं की लड़ाई जीत ले, पर क्या वो निहत्थी सच्चाई इस क्रूर सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, आप लोग इस पर जरूर सोचिए। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।